एम्स पीएचडी नोटिफिकेशन तो आ चुका है, पर इसके लिए तैयारी कैसे करनी है? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। वेलकम टू सीएसआईआर नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है एम्स पीएचडी एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में, सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लू हो सके कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और यहाँ पर पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लो स्टूडेंट्स, जो पैटर्न होता है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर सीएसआईआर नेट, जो कि आप अपना अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे काफी अलग ये पैटर्न रहता है। एसेंशियल डिटेल्स जिस पर आपको स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ध्यान रखना है, तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये होने वाला है। ड्यूरेशन स्टूडेंट्स 90 मिनट्स का रहेगा। यहाँ पर आपको एक ही शिफ्ट में पेपर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है 2 शिफ्ट होने वाली है आपकी। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी स्टूडेंट्स, और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू बेस्ड होंगे। अब इस 90 मिनट के अंदर आपको स्टूडेंट्स जो पेपर मिलेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में। स्टेज 1 और 2 दोनों में ही आपको अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और अभी हम लोग आगे के सेशन में देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं स्टेज 1 की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये आपका लगभग 30 नंबर का होता है, और स्टेज 2 जो होता है लगभग आपके 40 नंबर का होता है। तो दोनों स्टेजेस को मिला के लगभग आपका 70 नंबर का जो पेपर है स्टूडेंट्स, वो आपका जो सीबीटी मोड पे आप देते हैं वो 70 नंबर का पेपर बन जाता है। और बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है लगभग 1/3। अगर मैं जो प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके एनालिसिस में अगर निकालूं तो 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 तरीके के कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स, जिसमें जो भी मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जिन्होंने लाइफ साइंसेस से करा है, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरीके से जिन भी स्टूडेंट्स ने मास्टर्स करा है, तो वो सारे नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स में आ जाएंगे। और एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, एमबीबीएस वगैरह करा होता है, डेंटल बैकग्राउंड से होते हैं, नर्सिंग बैकग्राउंड से होता है। तो यहाँ हमारा फोकस रहेगा स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए। तो इनके लिए जो पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो एप्टीट्यूड सेक्शन में और दूसरा होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो भी आपने सब्जेक्ट ऑप्ट करा है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी में जाना चाहते हैं, तो वो उससे रिलेटेड आपका पेपर रहता है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के लिए। तो एप्टीट्यूड में स्टूडेंट्स आपके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नई रिसर्च अगर कोई रिसेंट ट्रेंड, अगर स्पेशली स्टूडेंट्स अगर एम्स रिलेटेड कोई भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस तरीके का काम हुआ है, पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। बायोस्टैट्स, ठीक है, जो भी आपका जैसे मीन मीडियन मोड रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अनोवा होता है, काई स्क्वायर होता है, तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कब हम यूज करते हैं, फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, और किसकी सबसे ज्यादा आप कह सकते हो प्रिसीजन रहती है। इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड वाले सेक्शंस में ही कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड पूछे जाते हैं, और कुछ आपको कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये एप्टीट्यूड वाला जो यानी कि पार्ट 1, ये जो स्टेज 1 वाला था स्टूडेंट्स, वो आपका लगभग 30 नंबर का हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो इसके बाद हमें ध्यान देना है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्पेशली पूछा क्या जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से जो आप कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं रिसर्च स्टडी को, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स ये किस तरीके से बनते हैं, रिसर्च स्टडी आप किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे आप प्लान करते हैं रिसर्च स्टडी को, और रिसर्च जो प्रोटोकॉल्स होता है वो सब क्या कंडीशंस रहती हैं, ये सभी चीजें आपसे एमसीक्यू बेस्ड में स्टूडेंट्स पूछी जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो बायोस्टैट्स, जैसे कि आपको बताया गया था कि वेरिएबल्स के बारे में पूछ लेगा, सैम्पलिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, और आप किस तरीके से किसी भी चीज का सैंपल साइज वगैरह वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से डोमेन के लिए भरा है अपना पेपर। तो यहाँ पर आपको इस बार जो थोड़ा क्राइटेरिया है, दे हैव चेंज अ लिटिल बिट। पहले लाइफ साइंसेज को माना जाता था कि कोई भी लाइफ साइंसेज के अंदर जो है वो फिट हो सकता है, बट अब इन्होंने लाइफ साइंसेज को एक थोड़ा सा अलग रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया है, ओनली लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट्स ही कैन अप्लाई फॉर द सेम। तो इसी तरीके से बाकी के डोमेन के लिए भी है, तो वो एक बार आपको प्रोस्पेक्टस में बच्चे देखना पड़ेगा। तो जिस भी आप डोमेन की तैयारी कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं होगा, मास्टर्स लेवल तक का ही आपसे पूछा जाता है। 40 मार्क्स का ही आपका पेपर रहेगा स्टूडेंट्स, जो भी आपने मास्टर्स में पढ़ा है उसी के बेसिस पे आपसे सिलेबस का पूछा जाएगा। तो लगभग अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, तो 70 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। इन 70 नंबर में से आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आप 35 मार्क्स तो स्कोर कर लें, क्योंकि अगर आप स्कोर कर लेते हैं तभी आप स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई होते हैं, और स्टेज 3 जो होता है लगभग आपका 20 नंबर का लगभग रहता है, अगर मैं प्रीवियस एनालिसिस करूं तो।
तो इसमें स्टूडेंट्स आपका हो सकता है इंटरव्यू हो, लैब असेसमेंट हो, जो भी मतलब वहाँ पे आपका पैनल बैठा होगा वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके से उन्हें कंडक्ट करना है। और आप जैसे ही स्टेज 3 में को भी क्वालीफाई कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स मतलब आप सेलेक्टेड हैं, अगर आपके लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप एम्स के पीएचडी प्रोग्राम के लिए बिल्कुल सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो इन्फॉर्मेशन थी अबाउट एम्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, थोड़ा बहुत आपको क्लू जरूर लग गया होगा, स्पेशली अबाउट द पैटर्न। तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरीके अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो CSIR नेट अड्डा 24/7 चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन रखना है। थैंक यू सो मच।